हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स। तो आज की टर्म हमारे पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट। डिस्काउंट व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड कंसेशन और रिबेट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर्म अमाउंट पेएबल, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो जब आपके पास कस्टमर आएगा आपकी शॉप पे या आपके बिजनेस पे परचेज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, तो अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में लेता है या और कोई रीजन है, कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है कि हमें छूट चाहिए। तो बच्चों ये हमारे पास डेफिनेशन है। थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डिस्काउंट होता क्या है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक शोरूम है, ये आपका शोरूम है। तो ये समझो आपकी शॉप है, शोरूम नाइकी का शोरूम है, आप नाइकी के प्रोडक्ट्स बेचते हो। तो आपके पास एक शू पड़ा हुआ है, इसकी एमआरपी है 5000 रुपीज, ठीक है। तो कस्टमर आया, कस्टमर खरीदना चाहता है, कोई भी रीजन हो सकता है कि वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, वो आपसे छूट मांग रहा है, वो आपसे कंसेशन मांग रहा है। तो आप मांग गए तो आपने उसको 10% का डिस्काउंट दिया। तो इट मींस 5000 पे 10% 500 आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, और लास्ट में आप कस्टमर से आपको कितना पैसा लेना है? 4500, ठीक है। तो ये जो है इससे बोला जाता है ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स। और ये जो है ये होता है नेट सेल्स, इसे बोलते हैं हम डिस्काउंट। तो अकाउंटिंग में जब एंट्री करोगे, जब आप रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्ड आपको नेट सेल्स करना है, इसकी एंट्री नहीं करनी है। अगर आपसे कोई पूछेगा आपने शूज कितने में बेचा, आप बोलोगे हमने शूज बेचा 4500 में, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है इस वाले डिस्काउंट की। और जो आपको लिस्टिंग प्राइस दिखाना है यहाँ पर 4500 में आपने इसको शूज को बेचा है। दूसरा डिस्काउंट सीखते हैं हम। अब आपको कस्टमर से लेना है 4500, लेकिन कस्टमर ने क्रेडिट परचेज किया है। कस्टमर बोल रहा है आपको हम 2 महीने के बाद ये पैसा देंगे, ठीक है। तो 5-6 दिन गुजर गए, आपको अचानक से पैसे की नीड पड़ी, कैश की नीड पड़ी, बिजनेस में कैश कम पड़ा, तो आपको ये पैसा चाहिए। तो बिल्कुल आप मांग सकते हो कस्टमर से कैश। तो मांगने के लिए आपको कस्टमर को एक ऑफर देना है। आपने कस्टमर को ऑफर दिया कि अगर आप मुझे आज ही पैसा देते हो, 2 महीने के बाद नहीं, आज ही पैसा दे दो, तो हम आपको इस पर डिस्काउंट देंगे 500 का। तो कस्टमर मान जाता है, कस्टमर को ऑफर पसंद आया, उसको 500 का और डिस्काउंट मिला, तो कस्टमर आपको देगा 4000 रुपीज। तो ये आपने रिसीव किया है कैश। अच्छा, ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है। ये वाला डिस्काउंट जो है इसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, एंड ये वाला डिस्काउंट जो है इसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। इसकी बुक्स में एंट्री होती है क्योंकि ये हमारे लिए लॉस होता है, क्योंकि हमने एक बार रिकॉर्ड किया था नेट सेल्स 4500 और हमें ये रिसीव करना था 2 महीने के बाद, लेकिन हमने रिसीव कितना किया? 4000। एंड 500 कहां चला गया? ये चला गया हमारा लॉस में, क्योंकि हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। ऐसे ही अगर आप परचेज कर रहे हो कहीं पर, तो आपको अगर डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिट है वो, ठीक है। अगर आपको यहां पर मिला डिस्काउंट तो वो कैश डिस्काउंट, तो आपके लिए प्रॉफिट है। यहां पर आपको डिस्काउंट मिला तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो भी आपके लिए प्रॉफिट ही कहलाएगा। लेकिन डिस्काउंट जो है इसमें हम सिर्फ नेट सेल्स दिखाते हैं, तो ग्रॉस सेल्स को नहीं दिखाते, इस वाले डिस्काउंट को भी नहीं दिखाते। इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ये होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। चलिए बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज कंसेशन अलाउड बाय द सेलर। ये सेलर की तरफ से कंसेशन होता है या रिबेट होता है कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ ईदर क्वांटिटी। अगर कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करना चाहता है तो उस टाइम भी डिस्काउंट दिया जाता है, और वैल्यू ऑफ सेल या ऐसी सेल में भी कभी दिया जाता है। सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स एट नेट सेल्स। मैंने अभी बोला आपको, हम हमेशा नेट सेल्स पे सेल को रिकॉर्ड करेंगे। ये वाला डिस्काउंट जो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नेट सेल्स क्या होता है? ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेल्स। तो कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये क्यों दिया जाता है? इट इज कंसेशन अलाउड टू कस्टमर। ये कस्टमर को कंसेशन दी जाती है, क्यों? फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट, या तो टाइम पे पेमेंट करने पर, और अर्ली पेमेंट या टाइम ड्यू डेट से पहले अगर कस्टमर पे करता है पैसा, तो तब भी ये डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस वाले डिस्काउंट को बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। चलिए बच्चों, एक और टर्म हमारे पास है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? जब हम सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स, तो या तो हम कैश सेल करेंगे या तो हम क्रेडिट सेल करेंगे। तो अगर हमने क्रेडिट सेल किया तो कस्टमर को हम बेचेंगे सामान,
और उस कस्टमर को बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेटर। डेटर हमारे लिए एसेट होता है क्योंकि हमें इससे पैसा लेना होता है। चलिए, डेटर ने हमें बोला, उसने हमें बोला कि 2 महीने के बाद वो पैसा हमें देगा। तो 2 महीने के बाद हम ड्यू डेट पे जा रहे हैं, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। कोई भी रीजन हो सकता है, भाग गया, उसकी डेथ होगी, या इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा था ही नहीं तो वो दे नहीं पाया। तो उस केस में ये जो डेटर है, अगर ये पे नहीं करता हमें ड्यू डेट पे, ये बन जाता है बैड डेट। तो बैड डेट हमारे लिए लॉस होता है। बैड डेट हमारे लिए लॉस होता है। तो इससे हम अकाउंट्स में फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं बैड डेट्स को। तो ये होते हैं हमारे पास बैड डेट्स। तो बच्चों, शॉर्ट नोट कैसे लिखोगे आप इस पर? इट इज द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। ये वो पैसा है जो हम डेटर से वापस ले नहीं पाए, या वो डेटर हमें दे नहीं पाया। इट्स बिकॉज, क्यों? या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया होगा। इंसॉल्वेंट क्या होता है? उसका दिमाग पैसा होगा नहीं उसके पास, वो उसकी वो फाइनेंशियल पोजीशन थी नहीं कि वो पैसा किसी को वापस दे सके। और डेथ ऑफ ए डेटर, या उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ, अगर उसकी डेथ होगी तो हम कहाँ से पैसा लेंगे? तो ये हमारे लिए लॉस बन जाता है फिर, अगर हम डेटर से पैसा वापस नहीं ले पाए। तो बच्चों, बैड डेट से हमारे पास एक टर्म निकल के आती है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, या इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? इट्स ए पर्सन हु इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे हिज डेट्स। ये वो बंदा होता है जो अपने कर्जे वापस नहीं दे सकता। तो ये इंसॉल्वेंट हो गया होता है, ठीक है, उसके लायबिलिटीज, उसके कर्जे बढ़ गए होते हैं। दूसरा होता है सॉल्वेंट पर्सन। ये वो बंदा होता है जो इस पोजीशन में होता है कि अपने कर्जों को वापस दे सके, ठीक है, जो उसके क्रेडिटर है उनको वो पैसा टाइमली दे सके। तो एक और टर्म हमारे पास है प्रोपराइटर या ओनर। प्रोपराइटर कौन होता है? ओनर कौन होता है? जो बिजनेस का मालिक होता है, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया होता है, जिससे बिजनेस में एसेट्स लाए होते हैं, जो बिजनेस का फाउंडर होता है, उसे आप बोलते हैं प्रोपराइटर। द पर्सन हु कमेंसेस बिजनेस, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया, एंड bears all risk associated with the business is called proprietor। और जो भी रिस्क होना है बिजनेस में, जो उसी के कंधों पर है, वो उसी का रिस्क है, क्योंकि उसे बिजनेस में पैसा लगाया होता है, ठीक है। तो अब हमारी एक और टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा बहुत सीखेंगे उसको, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्थ स्टडी हम इसको वहां करेंगे जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन होता क्या है? मान लो आपके पास एक एसेट है, गाड़ी है, एक कार है आपके पास, आपने वो खरीदी है 2010 में, और उस कार की वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख में आपने वो कार खरीदी है 2010 में, और 2020 में आप उसको बेचने जा रहे हो। आप मुझे बताइए आपको कितना पैसा मिलेगा? इससे ज्यादा मिलेगा या इससे कम मिलेगा? इससे कम ही मिलेगा आपको। मान लो आपको मिला 2 लाख, आपको मिला 2 लाख, तो मुझे बताइए डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 3 लाख। तो क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि हमने इस कार को यूज किया, ठीक है, या इस कार को हमारे पास 10 साल हमने अपने पास रखा, ठीक है, तो इसी की वजह से इसका वैल्यू कम हुआ। ये जो वैल्यू कम हुआ 3 लाख, इससे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर और ऑब्सोलेंस और इफेक्ट्स ऑफ टाइम। हम इसको डेप्थ स्टडी करेंगे जब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तब हम अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो, फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास बिजनेस में होते हैं, उनका वैल्यू कम हो जाता है, तो वो जो कम वैल्यू है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्यों कम होता है? या तो इफेक्ट्स ऑफ टाइम, हमारे पास एसेट पड़ा रहा इसलिए वैल्यू कम हुआ, या वेयर एंड टियर, हमने उसको इस्तेमाल किया इसलिए वो वैल्यू कम हुआ, या टेक्नोलॉजी की वजह से नई टेक्नोलॉजी आ गई और जो हमारे पास जो एसेट था ये पुरानी टेक्नोलॉजी का था, तो इसकी वजह से भी इसका वैल्यू कम हो गया। या एक्सीडेंट हो सकता है इसका, तो उससे भी वैल्यू कम हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो डाउन होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ यूज, एक इस्तेमाल करने से, या इफेक्ट्स ऑफ टाइम, या आपके पास एसेट पड़ा रहा, वक्त हो गया, गुजर गए 5 साल 10 साल हो गया, भले यूज भी मत करो, अगर आप एसेट को रखते हो घर में, फिर भी उसका वैल्यू जो है वो डाउन हो जाता है, उसकी कीमत गिर जाती है। तो वो जो डाउन वैल्यू जो होता है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, हमारे पास एक और टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है इनफ्लो ऑफ कैश। बिजनेस के अंदर कैश आना, या रिसीवेबल्स आपने कमा के रखा है लेकिन अभी आया नहीं, लेकिन आने वाला है फ्यूचर में, उसे बोलेंगे हम रिसीवेबल्स। इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन,
तो जो आपका बिजनेस का ऑपरेशन है गुड्स बेचना, अगर गुड्स बेच के आपको कैश आता है तो उसे बोला जाएगा रेवेन्यू। या आपने आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी थी जो खाली पड़ी थी तो आपने रेंट पे चढ़ा दी, तो अगर आपने रेंट रिसीव किया तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगा। बैंक में आपका पैसा था तो अगर आपको इंटरेस्ट आया तो वो भी इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, या रिसीवेबल होगा या करना है रिसीव, आपने कमा के रखा है तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगा। या कमीशन आपने लिया वो भी रेवेन्यू कहलाएगा। या किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर खरीदे तो उसके बदले आपको डिविडेंड मिलता है तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगा। तो ये होता है हमारे पास रेवेन्यू, बिजनेस के अंदर कैश आना इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन। ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। अभी हमने रेवेन्यू देखा था, रेवेन्यू क्या होता है? जब ऑर्डिनरी कोर्स में हमारे पास बिजनेस में पैसा आता है, गुड्स को बेच के या रेंट रिसीव किया या इंटरेस्ट रिसीव किया या डिविडेंड रिसीव किया, तो एक्सेस अगर वो ज्यादा है किससे? ओवर एक्सपेंसेस से। मैंने आपको पढ़ाया है एक्सपेंसेस, ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, अगर उससे ज्यादा हमारा रेवेन्यू है तो वो प्रॉफिट कहलाता है। इसी के साथ हमारा दूसरा है लॉस। लॉस क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हमारे खर्चे ज्यादा है, कौन से एक्सपेंसेस? रेवेन्यू एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू से। रेवेन्यू से अगर हमारे खर्चे ज्यादा है तो वो कहलाएगा लॉस। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। सो थैंक यू।